सब आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटी बायोलॉजी साइंस। मतलब दोस्तों आज हम बायोलॉजी से संबंधित जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी क्वेश्चन सीरीज आपके सामने लेके आए हैं, ताकि आने वाले जो एग्जाम हैं, जो भी 2024 में एग्जाम होने वाले हैं, चाहे सेंट्रल लेवल के हो चाहे स्टेट लेवल के हो, साइंस का जो पोर्शन आएगा और उसमें जो बायोलॉजी के पोर्शन होंगे, जो टॉपिक्स आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इनमें से क्वेश्चन पुट अप होते हैं। बहुत सारे दोस्तों बायोलॉजी में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैं ये आपको आश्वासन देता हूं कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं, 7 दिन के बाद इसी वीडियो को एक बार फिर देखते हैं, 2 या 3 बार इस वीडियो को देख लेते हैं, थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा लेकिन देख लेंगे तो बायोलॉजी से संबंधित जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा आपका, चाहे सेंटर का आए चाहे स्टेट लेवल के एग्जाम में आए, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला दोस्तों, ये मैं आश्वासन देता हूं। किस टॉपिक पे हम बात करेंगे दोस्तों आज? तो आज के सेशन पे हम बात करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब मानव पाचन तंत्र पर, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब मानव श्वसन तंत्र पर, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब मानव परिसंचरण तंत्र पर, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम मतलब मानव उत्सर्जन तंत्र पर, ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम मतलब मानव कंकाल तंत्र पर, ह्यूमन नर्वस सिस्टम मतलब मानव तंत्रिका तंत्र पर, ह्यूमन इंडोक्राइन सिस्टम मतलब अंत्यस्त्रावी तंत्र पर। तो इन टॉपिक्स पे दोस्तों हम बात करेंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं, चाहे आप आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आरपीएफ एसआई की तैयारी कर रहे हैं, चाहे राजस्थान पटवार, राजस्थान वीडियो, राजस्थान महिला सुपरवाइजर, राजस्थान पशु परिचर, स्कूल व्याख्याता, उसमें भी साइंस का पोर्शन आता है दोस्तों। एसएससी +2, रेलवे, एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, आने वाले एग्जाम जहां पर साइंस का पोर्शन है, तो ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट कड़ी मेहनत के साथ हमने क्वेश्चन तैयार किए हैं। 200 क्वेश्चन हम आज इस वीडियो में देखेंगे बायोलॉजी से संबंधित, और लगातार हम आपके सामने इस यूट्यूब चैनल पर जो कंटेंट है वो अपलोड कर रहे हैं दोस्तों। तो आज थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा, तो आज संडे भी है दोस्तों, तो आपके पास टाइम भी है, तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखें। तो दोस्तों ज्यादा देर न करते हुए सबसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने आ रहा है। मैं स्क्रीन थोड़ा जूम करके बड़ा करता हूं ताकि आपको क्लियरिटी के साथ सभी क्वेश्चन दिखाई दे। तो ये दोस्तों मैंने स्क्रीन आपके लिए जूम कर दी है, आपको बिल्कुल अब क्लियरिटी के साथ क्वेश्चन दिखाई देंगे। शुरू करते हैं दोस्तों 1 बाय 1 क्वेश्चन से, और मैं इन क्वेश्चनों के साथ थोड़ी थोड़ी डिटेल खोलता रहूंगा ताकि आने वाली परीक्षा के लिए आप अच्छी तरह से प्रिपेयर हो जाएं दोस्तों। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पे, न्यूरॉन्स की किस संरचना में अभिलाक्षणिक अति अभिरंजित निषेल ग्रेनुअल पाए जाते हैं? तो दोस्तों न्यूरॉन्स की कौन सी ऐसी संरचना है जहां पर ये अभिलक्षणिक अति अभिरंजित निषेल ग्रेन्युल पाए जाते हैं? क्या दोस्तों ये कोशिकाएं होती है, सेल बॉडी, या दुर्माक्षय होता है, या तंत्रिकाक्ष, या कोई नहीं? तो दोस्तों ये डायरेक्ट फैक्ट है जो आपको ध्यान रखना है। अभिलाक्षणिक अति अभिरंजित निषेल ग्रेन्युल जो है वो न्यूरॉन्स की कोशिकाएं में पाया जाता है, सेल बॉडी में पाया जाता है। दोस्तों आपको ध्यान होना चाहिए, न्यूरॉन्स में 3 संरचना होती है, एक कोशिकाएं सेल बॉडी होता है, एक दुर्माक्षय होता है और एक तंत्रिकाक्ष होता है। तो अभिरंजित निषेल ग्रेन्युल कोशिकाएं के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन स्क्रीन पे। अगर दोस्तों आप तैयारी कर रहे हैं तो आपने थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा साइंस के बारे में। अगर आप पहले से क्वेश्चन के किसी का जवाब जानते हैं तो कमेंट में आप टाइप कर सकते हैं। कौन सी न्यूरॉन्स की किस संरचना में उद्दीपनों का कोशिकाएं की ओर भेजते हैं? मतलब न्यूरॉन्स की जो संरचना है, ऐसी कौन सी संरचना है दोस्तों जो उद्दीपन है उसको कोशिकाएं की ओर मतलब सेल बॉडी की ओर भेजने का काम कौन करते हैं? तो उद्दीपनों को सेल बॉडी की ओर भेजने का काम दोस्तों न्यूरॉन्स के दुर्माक्षय करते हैं, जो कोशिकाएं के आखिरी सिरे पर जुड़े होते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, न्यूरॉन की किस संरचना में अवग्रंथनी घुंडी पाई जाती है? दोस्तों इसको सिनेप्टिक नोब के नाम से भी जानते हैं, अवग्रंथनी घुंडी या सिनेप्टिक नोब के नाम से दोस्तों इनको जाना जाता है। तो ये कहां पे होती है? तो ये होती है दोस्तों तंत्रिकाक्ष एक्सोन के अंदर जो होती है वो अवग्रंथनी घुंडी पाई जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों, सिनेप्टिक पुटिकाओं में न्यूरोट्रांसमीटर नामक पदार्थ पाए जाते हैं जो तंत्रिका आवेगों के संप्रेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो सिनेप्टिक पुटिकाओं में न्यूरोट्रांसमीटर पदार्थ होते हैं। तो आपको यह बताना है दोस्तों, न्यूरोट्रांसमीटर पदार्थ न्यूरॉन्स की कौन सी संरचना में होता है? क्या ये कोशिकाएं में होता है, क्या ये दुर्माक्षय में होता है, या ये दोस्तों तंत्रिकाक्ष में होता है? तो आप देखेंगे दोस्तों न्यूरोट्रांसमीटर नामक पदार्थ जो है वो तंत्रिकाक्ष के अंदर होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, ये क्वेश्चन मैं पूरे स्क्रीन पे आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं
निम्न में से कौन से कथन न्यूरॉन के बारे में सत्य हैं? तो कुछ स्टेटमेंट दोस्तों आपको दे रखी है, आपको बताना है कि कौन से कथन सही हैं। पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन्स है। दोस्तों न्यूरॉन्स के बारे में बात हो रही है, तो तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई बिल्कुल न्यूरॉन्स है, ये सही है। न्यूरॉन में कोशिका शरीर के बाहर से अथवा भीतर से उद्दीपनों को ग्रहण करती है, बिल्कुल सही। न्यूरॉन से कोशिकाएं शरीर से बाहर से भी और अंदर से भी उद्दीपनों को क्या कर लेती है, ग्रहण कर लेती है। कोशिकाएं को साइटोन कहा जाता है, बिल्कुल। कोशिकाएं जो सेल बॉडी है उसको साइटोन भी कहते हैं। एक न्यूरॉन के दुर्भाग्य के दूसरे न्यूरॉन के तंत्रिकाक्ष से मिलने के स्थान को सिनेप्स कहा जाता है, बिल्कुल दोस्तों। न्यूरॉन्स की संरचना में तीन संरचनाएं होती है, एक सेल बॉडी होता है दोस्तों, कोशिकाएं, एक दुर्भाग्य होता है और एक तंत्रिकाक्ष होता है। तो दुर्भाग्य और तंत्रिकाक्ष जहां जुड़े होते हैं दोस्तों, उसको सिनेप्स के नाम से जानते हैं। तो हमसे पूछा गया था दोस्तों कौन से कथन सही है, तो यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों सारे कथन क्या हैं, सही हैं। दोस्तों हम नेक्स्ट स्क्रीन पे आ जाते हैं। तो ये चारों ही ऑप्शन इसका क्या होगा, सही होगा, सभी कथन सही हैं पांचवें का। 6 नंबर क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं दोस्तों। 6 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आपके स्क्रीन पे, दो न्यूरॉन के बीच सूचना का प्रदान कौन करता है? अलग अलग दो न्यूरॉन्स लिया जाए दोस्तों, ये मान लो ये एक न्यूरॉन्स की संरचना है और ये मान लो दोस्तों दूसरी न्यूरॉन्स की संरचना है। तो इन न्यूरॉन्स की संरचना का जुड़ाव जो होगा दोस्तों, जुड़ाव होगा, इस संधि स्थल को किस नाम से जानते हैं? तो ये जो संधि स्थल है दोस्तों वो सिनेप्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, तंत्रिका कोशिका आपस में संदेशों का प्रदान किसके द्वारा किया जाता है? तो तंत्रिका कोशिका में दोस्तों संदेशों का जो प्रदान है, सूचना जो है वो किसके द्वारा दी जाती है? क्या पराबैंगनी किरणें, अवरक्त लेब, दृश्य वेब या केमिको मैग्नेटिक वेब? तो ये दोस्तों तंत्रिका कोशिका आपस में संदेशों का प्रदान करती है केमिको मैग्नेटिक वेब के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों स्क्रीन पे, वह तंत्रिका कोशिका जो मस्तिष्क से अंगों तक सूचनाओं को लेकर जाती है। तो मस्तिष्क से अंगों तक सूचनाओं को कौन लेके जाती है दोस्तों? तो ये लेके जाती है चालक तंत्रिका कोशिकाएं। दोस्तों जो चालक तंत्रिका कोशिका होती है वो मस्तिष्क से अंगों तक सूचनाओं को लेकर जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों स्क्रीन पे क्वेश्चन, मादा जनन तंत्र का प्राथमिक जनन अंग कौन सा है? दोस्तों मादा जनन तंत्र देखते हैं तो उसके अंदर दो अंग होते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। हमसे पूछा गया है प्राथमिक जनन अंग कौन सा है? तो दोस्तों मादा जनन तंत्र का प्राथमिक अंग होता है, उसका नाम है अंडाशय। नेक्स्ट है दोस्तों स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन, नर जनन तंत्र का प्राथमिक अंग कौन सा होता है दोस्तों? तो नर जनन तंत्र का प्राथमिक अंग, इसका ऑप्शन आगे है दोस्तों स्क्रीन पे, तो इसका मैं यहां लिख देता हूं, वर्सन होता है। कौन सा होता है दोस्तों? वर्सन होता है प्राथमिक अंग। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों नई स्लाइड पे, तो इसका ऑप्शन द रहेगा, वर्सन। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। 11 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, शुक्राणु निर्माण हेतु शरीर से कम तापमान की आवश्यकता होती है, ताप का नियंत्रण कौन करता है? तो शुक्राणु निर्माण के हेतु शरीर से कम तापमान की आवश्यकता होती है दोस्तों, तो ताप का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो ताप का नियंत्रण वर्षण कोष के द्वारा किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, निम्न में से कौन शुक्राणु निर्माण और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के लिए उत्तरदायी है? दोस्तों नरों के अंदर जो पुरुष होते हैं, मेल होते हैं, मेल प्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर उनके लैंगिक अंगों के लिए और लैंगिक जो लक्षण है उनके लिए एक हार्मोन उत्तरदायी होता है जिसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो शुक्राणु और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव कौन करता है दोस्तों? तो ये किया जाता है वर्षण के द्वारा, जो मेल के अंदर प्राइमरी अंग होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, शुक्राणु और शुक्राशय तक पहुंचने के लिए किसकी सहायता लेते हैं? तो दोस्तों शुक्राणु शुक्राशय तक पहुंचने के लिए शुक्रवाहिनी की सहायता लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, कौन अखरोट के आकार की एक बाह्यस्रावी ग्रंथि है जो तरल पदार्थ का निर्माण व उत्सर्जन करती है? तो कौन अखरोट के आकार की एक बाह्यस्रावी ग्रंथि है जो तरल पदार्थों का निर्माण व उत्सर्जन करती है? तो ये है दोस्तों आपके सामने, उस ग्रंथि का नाम प्रोटेस्ट ग्रंथि। ये प्रोटेस्ट ग्रंथि दोस्तों किसका भाग है? तो नर जनन तंत्र का भाग है। नेक्स्ट है, रजोधर्म महिलाओं में औसत कितने समय बाद होता है? तो रजोधर्म जो दोस्तों महिलाओं के अंदर कितने दिनों के बाद होता है? औसतन 28 दिन के बाद होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, महिलाओं में रज्जोवर्ती दर्शन का समय कितना है? तो दोस्तों महिलाओं के अंदर जो रज्जोवर्ती दर्शन का समय है वो 45 से 50 वर्ष के बीच में होता है दोस्तों। नेक्स्ट है, सामान्य अवस्था में ये छोटा होता है तथा स्टिल रहता है, लेकिन मैथुन के समय ये उन्नत अवस्था में आकर
शुक्राणुओं का मादा जननांग में पहुंचाने का कार्य करता है। तो ये कौन सा अंग है दोस्तों? स्क्रोटम, सेमिनल, वेसिलस, यूरेथ्रा या पेनिस? तो ये काम पेनिस का होता है दोस्तों। नेक्स्ट है, निषेचन की प्रक्रिया के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाने में कौन मददगार होता है? तो दोस्तों निषेचन की प्रक्रिया के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाने में क्या अंडवाहिनी उत्तरदायी होती है, वेगिना, अंडाशय या गर्भाशय? तो अंडवाहिनी जो होती है दोस्तों, ये निषेचन की प्रक्रिया के लिए वातावरण तैयार करती है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से कौन से हार्मोन स्त्रियों में होने वाले लैंगिक परिवर्तन तथा अंडाणु निर्माण के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो स्त्रियों में होने वाले जो लैंगिक परिवर्तन है, अंडाणु है, जैसे दोस्तों स्त्रियों की जो किशोरावस्था में आवाज होती है, सॉफ्ट होती है, मुलायम होती है, पतली आवाज होती है, और उनके शरीर पर जो अलग प्रकार के परिवर्तन होते हैं, बालों का आना, ये सब जो परिवर्तन होते हैं, लैंगिक परिवर्तन होते हैं दोस्तों, और अंडाणु का निर्माण, ये दोस्तों किस हार्मोन की वजह से होते हैं? तो ये होते हैं प्रोजेस्टेरोन तथा एस्ट्रोजन। ये दो हार्मोन्स है जो महिलाओं के अंदर पाए जाते हैं। प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण उनके लैंगिक परिवर्तन और अंडाणु का निर्माण होता है। नेक्स्ट है दोस्तों स्क्रीन पे क्वेश्चन, फेलोपियन ट्यूब की लंबाई कितनी होती है दोस्तों? तो फेलोपियन जो ट्यूब है, जिसको अंडवाहिनी बोलते हैं, इसकी लंबाई होती है 10 से 12 सेंटीमीटर। 10 से 12 सेंटीमीटर दोस्तों इसकी लंबाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेगिना में किस जीवाणु के कारण यहाँ का वातावरण अम्लीय होता है? तो दोस्तों वेगिना में कौन सा जीवाणु पाया जाता है जिसके कारण यहाँ का वातावरण अम्लीय होता है? चलते हैं दोस्तों ऑप्शन पर। वेगिना का वातावरण अम्लीय होने का क्या कारण है? तो दोस्तों ये स्क्रीन पे आपके सामने ऑप्शन है। तो वेगिना का वातावरण नीलहरित शैवाल जीवाणु के कारण होता है, लेक्टोबैसिलस, टाइफाई या माइक्रोकुलोसिस? तो इसका आंसर होगा लेक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण। नेक्स्ट है दोस्तों, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम कौन सा है? तो दोस्तों मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है अग्नाशय ग्रंथि, पैनक्रियास। नेक्स्ट है दोस्तों, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि का नाम क्या है? तो दोस्तों मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि का नाम है पिनियल ग्रंथि। नेक्स्ट है दोस्तों, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो दोस्तों सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है यकृत ग्रंथि। नेक्स्ट है दोस्तों, अंतःस्रावी ग्रंथियां मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? अब दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन यहां पूछा जा रहा है अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ये थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन वाला आंसर सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथियों में शामिल नहीं है? तो दोस्तों अंतःस्रावी ग्रंथियों में कौन शामिल नहीं है? तो अंतःस्रावी ग्रंथियों में आप देखेंगे स्तन ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि। तो दोस्तों जो स्तन ग्रंथि होती है, स्तन ग्रंथि कैसी ग्रंथि है दोस्तों? ये बाह्यस्रावी ग्रंथि है, जबकि पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि और जनन ग्रंथियां ये सभी अंतःस्रावी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सी बाह्यस्रावी ग्रंथि नहीं है? ये बाह्यस्रावी ग्रंथि कौन सी नहीं है वो आपको दोस्तों बताना है। क्या यकृत ग्रंथि नहीं है, थाइमस ग्रंथि नहीं है, लार ग्रंथि नहीं है या स्वेद ग्रंथि नहीं है? तो दोस्तों बाह्यस्रावी ग्रंथि आप देखेंगे यहाँ पे लार ग्रंथि बाह्यस्रावी है, यकृत भी है, स्वेद भी है, और थाइमस ग्रंथि जो होती है दोस्तों अंतःस्रावी होती है, बाह्यस्रावी नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर की वह ग्रंथि जो हार्मोन तथा एंजाइम दोनों को उत्सर्जित करती है? तो दोस्तों हार्मोन और एंजाइम दोनों को उत्सर्जित करने वाली ग्रंथि का नाम है दोस्तों अग्नाशय ग्रंथि। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से कौन सी ग्रंथि एंजाइम का स्त्रावन करती है? तो एंजाइम का स्त्रावन का मतलब दोस्तों यहाँ पर आपको एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, वो सभी ग्रंथियां जो अंतःस्रावी है वो हार्मोन को उत्सर्जित करती है, वो सभी ग्रंथियां जो बाह्यस्रावी है वो एंजाइम को उत्सर्जित करती है। तो अब आपको ये बताना है कि बाह्यस्रावी ग्रंथि कौन सी है। तो इन चारों में आप देखेंगे लार ग्रंथि बाह्यस्रावी है, तो आसानी से हम क्वेश्चन तक पहुंच गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा कथन अंतःस्रावी तंत्र के बारे में सही नहीं है? पहला क्वेश्चन है, अंतःस्रावी ग्रंथियां नलिका युक्त है होती है तथा बाह्यस्रावी ग्रंथियां नलिका विहीन होती है। दूसरा कथन है, अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन स्रावित करते हैं तथा बाह्यस्रावी ग्रंथियां एंजाइम स्रावित करती है। तो दोस्तों दूसरे कथन में कोई डाउट नहीं है, अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन स्रावित करती है, बाह्यस्रावी ग्रंथियां एंजाइम स्रावित करती है। लेकिन पहला जो है वो उल्टा लिखा हुआ है दोस्तों, अंतःस्रावी ग्रंथियां नलिका विहीन होती है, जबकि बाह्यस्रावी ग्रंथियां दोस्तों नलिका युक्त होती है। तो हमसे पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो इसमें केवल एक गलत है, और
तो स नंबर इसका दोस्तों सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथियां छोटे बच्चों में विकसित होती है परंतु यौना प्रारंभ के समय ये सिकुड़ जाती है। ऐसी कौन सी ग्रंथियां हैं दोस्तों? तो इस ग्रंथि का नाम है थाइमस ग्रंथि, जो यौना प्रारंभ के समय तो विकसित होती है, उसके बाद सिकुड़ जाती है। दोस्तों हम नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे पहला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, कौन से हार्मोन शरीर को आपातकालीन स्थिति में सुरक्षित रखते हैं? तो ऐसे कौन से हार्मोन है दोस्तों जो शरीर को आपातकालीन इमरजेंसी के अंदर सुरक्षित रखते हैं? क्या सोमेटोट्रोपिन है, गोनेडोट्रोपिन है, ऑक्सीटोसिन है या एड्रेनलिन है? तो एड्रेनलिन हार्मोन है दोस्तों जो अधिवक्र ग्रंथि के द्वारा उत्सर्जित होता है, ये शरीर को क्या करता है? आपातकालीन स्थिति में सुरक्षित रखता है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से कौन से हार्मोन पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित नहीं होता? तो दोस्तों एड्रेनलिन जो है वो हार्मोन अधिवक्र ग्रंथि के द्वारा स्रावित होते हैं। बाकी सोमेटोट्रोपिन, गोनेडोट्रोपिन, ऑक्सीटोसिन, इसके अलावा दोस्तों आपको ध्यान रखना है प्रेसो सॉरी वेसोप्रेसिन, इसके अलावा दोस्तों आपको ध्यान रखना है वेसोप्रेसिन, वेसोप्रेसिन ये भी होता है दोस्तों, ठीक है ना। और एक और होता है प्रोलेक्ट्रिन, प्रोलेक्ट्रिन ये हार्मोन भी पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। तो सोमेटोट्रोपिन, गोनेडोट्रोपिन, ऑक्सोटोसिन, वेसोप्रेसिन और प्रोलैक्टिन ये हार्मोन पीयूष ग्रंथि के द्वारा दोस्तों स्रावित होते हैं। पांचों हार्मोन आपको ध्यान रखने हैं दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं स्क्रीन पे, क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, शरीर में दैनिक लय के नियंत्रण के लिए कौन उत्तरदायी हार्मोन है दोस्तों? तो शरीर के दैनिक लय के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है दोस्तों? तो वो होता है मेलेटोनिन हार्मोन। मेलेटोनिन हार्मोन शरीर के दैनिक लय के लिए दोस्तों उत्तरदायी है। नेक्स्ट है, मानव शरीर की किस ग्रंथि में मोचक और निरोधी हार्मोन पाए जाते हैं? तो दोस्तों मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि है जहां पर मोचक और निरोधी हार्मोन पाए जाते हैं? तो ये हाइपोथैलेमस में होता है दोस्तों। और हाइपोथैलेमस आपको पता है दोस्तों मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि के नाम से इसको जानते हैं। नेक्स्ट है, रुधिर में कैल्शियम और फास्फेट के स्तरों को कौन नियंत्रित करता है? तो रुधिर के अंदर कैल्शियम और फास्फेट के स्तरों को कौन नियंत्रित करता है दोस्तों? तो ये पैराथाइमिन के द्वारा इसको नियंत्रित किया जाता है दोस्तों, पैराथाइमिन के द्वारा। नेक्स्ट है, इंसुलिन और ग्लूकेगोन हार्मोन का स्रावन कौन करता है दोस्तों? तो इंसुलिन और ग्लूकेगोन हार्मोन का स्रावन जो है वो पैनक्रीज के द्वारा, अग्नाशय के द्वारा किया जाता है। दोस्तों आपको पता है इंसुलिन की खोज जो है ग्रांट बेंटिंग ने 1921 में की थी और इंसुलिन की कमी से शरीर में डायबिटीज मधुमेह रोग हो जाता है। दोस्तों इंसुलिन और ग्लूकेगोन दोनों ही शरीर के अंदर शर्करा मतलब ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, मानव शरीर की थायराइड ग्रंथि के बारे में कौन से कथन सही हैं? थायराइड के बारे में बताना है। ये ग्रंथि श्वास नली के दोनों स्थित होती है, बिल्कुल सही। ये थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करती है, बिल्कुल सही। यह हार्मोन लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण में मददगार होता है, बिल्कुल सही। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है, बिल्कुल सही। चारों कथन ही थायराइड ग्रंथि के बारे में दोस्तों क्या है? सही है। तो ऑप्शन नंबर द इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, मानव शरीर की मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि का नाम क्या है? तो दोस्तों मानव शरीर की मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि का नाम है हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट है दोस्तों, मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि का नाम क्या है? तो मास्टर ग्रंथि का नाम है दोस्तों पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट है दोस्तों, मानव शरीर की अधिवक्र ग्रंथि के बारे में कौन से कथन सही नहीं है? ये बताना है दोस्तों आपको। वकों के ऊपरी भाग में एक जोड़ी अधिवक्र ग्रंथियां पाई जाती है, बिल्कुल दोस्तों। जो हमारी किडनी होती है, वक जो होते हैं उसके ऊपर एक जोड़ी अधिवक्र ग्रंथि पाई जाती है। ये दो प्रकार के हार्मोन स्रावित करती है, जैसे कि एपिनेफ्रिन और नॉरनेफ्रिन। बिल्कुल दोस्तों ये दो प्रकार के हार्मोन स्रावित करती है। उसके बाद क्या स्टेटमेंट है उस पर चलते हैं दोस्तों। तो ये तीसरी स्टेटमेंट है दोस्तों, मानव शरीर को आपातकालीन स्थितियों में सुरक्षा प्रदान करती है। तो तीनों ही स्टेटमेंट दोस्तों अधिवक्र ग्रंथियों के बारे में क्या है? सही है, कोई भी गलत नहीं है। तो इसका आंसर द रहेगा, सभी कथन सही हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, जो अंगों व वातावरण के मध्य विभिन्न जो अंगों व वातावरण के मध्य विभिन्न अंगों के मध्य समाजन से स्थापित करता है तथा विभिन्न अंगों के कार्यों को नियंत्रित करता है। ये किसका काम है दोस्तों? जो अंगों व वातावरण के मध्य विभिन्न अंगों के मध्य समाजन से स्थापित करता है तथा विभिन्न अंगों के कार्यों को नियंत्रित करता है। तो ये दोस्तों मानव तंत्रिका तंत्र की सीधी डेफिनेशन है, जो अंगों के मध्य समाजन से स्थापित करता है। नेक्स्ट है दोस्तों, वह तंत्रिका जो उद्दीपनों को उत्तक व अंगों से केंद्रीय तंत्र तक लाती है। तो केंद्रीय तंत्र तक कौन लेके आती है दोस्तों?
अंगों व जो उद्दीपन है उनको अंगों से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मतलब मस्तिष्क तक कौन लेके आता है, तो ये लेके आता है संवेदी तंत्रिका तंत्र। जबकि दोस्तों प्रेरक का काम क्या है, मस्तिष्क से अंगों तक सूचना को लेके आती है। प्रेरक को ही दोस्तों क्या बोलते हैं, अपवाही बोलते हैं। और जबकि संवेदी को क्या बोलते हैं दोस्तों, संवेदी को अभिवाही बोलते हैं, अभिवाही। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में कौन शामिल हैं, तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में कौन शामिल है दोस्तों, तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मेरुरज्जु और मस्तिष्क शामिल होते हैं दोस्तों। मस्तिष्क और मेरुरज्जु केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में शामिल होते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से प्रीदीय तंत्रिका तंत्र में शामिल है, तो प्रीदीय तंत्रिका तंत्र में कौन शामिल होता है दोस्तों, प्रीदीय तंत्रिका तंत्र में स्वायत्त तंत्रिका तंत्र और कायिक तंत्रिका तंत्र दोस्तों शामिल होते हैं। नेक्स्ट है, मानव शरीर के मस्तिष्क का वजन कितना होता है दोस्तों, तो मानव शरीर के मस्तिष्क का वजन 1350 ग्राम होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, परमस्तिष्क मानव मस्तिष्क का कुल कितना भाग होता है दोस्तों, तो परमस्तिष्क जो होता है वो मानव मस्तिष्क का 2/3 भाग होता है दोस्तों, 2/3, और ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। नेक्स्ट है दोस्तों स्क्रीन पे, परमस्तिष्क के दोनों गोलार्ध को आपस में कौन जोड़ता है, तो परमस्तिष्क के दोनों गोलार्ध को आपस में जोड़ने का काम किसका है दोस्तों, तो ये है कार्पस कैलोमस। परमस्तिष्क मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, इसके दो भाग होते हैं, एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध, तो इनको आपस में जोड़ने का काम कार्पस कैलोमस के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, बुद्धिमत्ता, समृद्धि, इच्छा शक्ति, चिंतन, मनन, ये इनका केंद्र स्थल कौन सा है दोस्तों, तो बुद्धिमत्ता, समृद्धि, इच्छा शक्ति, चेतना, ज्ञान, सोच विचारने की शक्ति, मनन, चिंतन, ये सब दोस्तों सेरिब्रम में होता है। सेरिब्रम को ही परमस्तिष्क के नाम से दोस्तों जानते हैं। नेक्स्ट है, मस्तिष्क के अन्य भागों को मेरुरज्जु से कौन जोड़ता है, तो मस्तिष्क के जो अन्य भाग है उनको मेरुरज्जु से जोड़ने वाला जो होता है दोस्तों उसका नाम होता है सेरिब्रल पेंडिकल, सेरिब्रल पेंडिकल। नेक्स्ट है दोस्तों, शरीर का संतुलन बनाए रखता है तथा ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण रखता है, तो दोस्तों शरीर का संतुलन कौन बनाए रखता है, क्या सेरिब्रम है, क्या सेरिब्रल पेंडिकल है, या सेरिबेलम है, या प्रानुकंपी है, तो दोस्तों शरीर का संतुलन है वो सेरिबेलम के द्वारा बनाया जाता है। और दोस्तों अधिक जो शराबी व्यक्ति होते हैं, शराब पीने के बाद उनके शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है, इसका मतलब होता है दोस्तों इनके सेरिबेलम जो है वो कम काम करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट है, मध्य मस्तिष्क में 4 पिंड होते हैं, ऊपरी 2 पिंड दृष्टि के लिए और निचले 2 पिंड स्वरण के लिए उत्तरदायी होते हैं, तो इसके प्रत्येक पिंड को क्या कहा जाता है, तो इसके प्रत्येक पिंड को दोस्तों कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रतिवर्ती क्रियाओं के संचालन और नियमन करने का कार्य कौन करती है, तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का संचालन और नियमन का काम किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों, तो ये मेरुरज्जु के द्वारा किया जाता है। प्रतिवर्ती क्रियाएं दोस्तों जैसे मुंह से लार टपकना, पलकों का झपकना, ये जो क्रियाएं प्रतिवर्ती क्रियाएं होती है और इनका नियंत्रण कंट्रोलिंग पावर मेरुरज्जु के पास होती है। नेक्स्ट है दोस्तों, मस्तिष्क को प्राप्त तथा मस्तिष्क को जानने वाले आवेगों के लिए पथ और रास्ता कौन प्रदान करता है, तो मस्तिष्क को जानने और मस्तिष्क से आने वाले जो भी आवेग है, जो भी उद्दीपन है, उनके लिए पथ तैयार करता है दोस्तों मेरुरज्जु, मेरुरज्जु के द्वारा तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, वह तंत्र जो उन क्रियाओं को संपादित करता है जो हम अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। कुछ क्रियाएं दोस्तों इच्छा अनुसार होती है, जैसे हमें दौड़ लगाना है अपनी इच्छाएं हैं, हमें सोना है अपनी इच्छाएं हैं, पढ़ना है, खाना है, पीना है, ये सब क्रियाएं इच्छा अनुसार कर सकते हैं। ये कायिक तंत्रिका तंत्र के पास कंट्रोलिंग पावर होती है। और जो हम अपनी इच्छा अनुसार नहीं कर सकते उनकी कंट्रोलिंग स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के पास होती है। नेक्स्ट है दोस्तों, शरीर को आपातकालीन स्थितियों में अतिरिक्त ऊर्जा कौन प्रदान करता है, तो दोस्तों जब हम इमरजेंसी में होते हैं तो हमारे शरीर की ऊर्जा भी बढ़ जाती है, तो ये ऊर्जा अतिरिक्त ऊर्जा कौन प्रदान करता है, क्या अनुकंपी, परानुकंपी, पोस बोरोलाई या मेरुरज्जु, तो ये दोस्तों अनुकंपी तंत्रिका तंत्र ये अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान करता है। और दोस्तों अनुकंपी तंत्रिका तंत्र किसका भाग है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का, और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र किसका भाग है, प्रीदीय तंत्रिका तंत्र का, और प्रीदीय तंत्रिका तंत्र दोस्तों किसका भाग है, मस्तिष्क का। नेक्स्ट है दोस्तों,
नेत्र की पुतलियों का संकुंचन कौन करता है? संकुंचन का मतलब होता है दोस्तों सिकुड़ जाना, कम करना। तो पुतलियों का संकुंचन करने वाला भाग है दोस्तों परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। ये परानुकंपी तंत्रिका तंत्र भी दोस्तों किसका भाग है? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का। और स्वायत्त किसका भाग है? परिधीय का। और परिधीय मस्तिष्क का भाग है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से कौन मस्तिष्क की सबसे भीतरी सतह है जो मस्तिष्क की सतह पर लिपटी रहती है? दोस्तों मस्तिष्क की स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो इसमें तीन संरचना होती है, ड्यूरामेटर, आर्किनोइड, पायामेटर। तो इसमें सबसे अंदर वाली स्तर होती है दोस्तों उसका नाम होता है पायामेटर। और सबसे भारी स्तर होती है दोस्तों वो होती है ड्यूरामेटर। और बीच वाली स्तर होती है दोस्तों आर्किनोइड। तो हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है भीतरी सतह, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? पायामेटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन स्क्रीन पे, मेनिनजेंस परत और मस्तिष्क के मध्य कौन सा द्रव पाया जाता है? तो दोस्तों जो मेनिनजेंस परत होती है और मस्तिष्क है उनके बीच में एक द्रव होता है जिसको हम सेरिब्रोस्पाइल द्रव के नाम से जानते हैं। सेरिब्रोस्पाइल द्रव के नाम से इसको दोस्तों जाना जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, कांटा चुभन तथा सुई चुभन का दर्द किस में महसूस होता है दोस्तों? तो कांटा चुभन और सुई चुभन का दर्द जो है दोस्तों किस में महसूस होता है? तो ये दर्द महसूस होता है थैलेमस में। दोस्तों थैलेमस जो है वो आंतरिक दर्द को महसूस करता है। नेक्स्ट है, भारी तापमान तथा सर्दी का महसूस किसके कारण होता है? तो जो भारी टेम्परेचर है, सर्दी है, सर्दी में हमें सर्दी ज़्यादा लगती है, गर्मियों में हमें गर्मी ज़्यादा लगती है। तो ये मस्तिष्क में सूचना जो है, ये महसूस जो है वो किसके द्वारा होता है दोस्तों? ये भी थैलेमस होता है। तो दोस्तों आपको सीधा सा ध्यान रखना, जो भी भारी प्रक्रिया है, जो भारी प्रक्रियाएं हैं वो थैलेमस महसूस करता है। नेक्स्ट है दोस्तों, श्वसन क्रियाओं को कौन नियंत्रित करता है दोस्तों? तो श्वसन क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र होता है दोस्तों पोन्स बोरोलाई के द्वारा। पोन्स बोरोलाई में श्वसन क्रिया का क्या होता है? नियंत्रण होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, स्क्रीन पे क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन 63 पे हम पहुंच चुके हैं दोस्तों। 63 क्वेश्चन स्क्रीन पे है कि शरीर की अनिच्छिक क्रियाएं, जैसे कि दोस्तों बात करें पाचन, हृदय की धड़कन, इनका उत्सर्जन। जैसे दोस्तों पाचन की बात करें, हृदय की धड़कन की बात करें, उत्सर्जन, हिचकी आना, जो अनिच्छिक क्रियाएं जिस पर हम कंट्रोलिंग नहीं रख सकते दोस्तों, जैसे हिचकी आने पर कोई कंट्रोलिंग नहीं है, तो ये काम मेंडुला ओम्ब्लागेटा में होता है दोस्तों। मेंडुला ओम्ब्लागेटा के पास इसका नियंत्रण है, जो अनिच्छिक क्रियाएं हैं। ये दोस्तों उल्टी का केंद्र स्थल किस प्रकार की तंत्रिका तंत्र की क्रिया है दोस्तों? तो उल्टी का केंद्र जो है दोस्तों वो मेंडुला ओम्ब्लागेटा में इसका केंद्र स्थल होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, गुस्सा, नफरत, प्यार, निंद्रा, ताप, थकान, भूख, प्यास, सुख, दुख, हंसना, रोना, ये सब दोस्तों किस में महसूस होता है? तो ये हाइपोथैलेमस में महसूस होता है दोस्तों, हाइपोथैलेमस के अंदर। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन, मान लो आप राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश हैं, आपके सामने तिलाक का केस चल रहा है जिसमें औरत कह रही है कि जज साहब मैं अपने पति के बिना नहीं रह पाऊंगी, मुझे पति के अलावा कुछ नहीं चाहिए। आप उस महिला के किस केंद्रीय तंत्रिका के बारे में महसूस कर रहे हैं? आप क्या है दोस्तों? न्यायाधीश हैं, आपको यह बताना है कि उस महिला के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के किस अंग के बारे में आप महसूस कर रहे हैं। तो दोस्तों ये आकर्षण है, और आकर्षण किस में आता है? हाइपोथैलेमस में। नेक्स्ट है दोस्तों, मानव मस्तिष्क के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला है मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग पर मस्तिष्क होता है, बिल्कुल सही। शरीर का संतुलन सेरिबरम के द्वारा होता है, बिल्कुल गलत। दोस्तों शरीर का संतुलन हम पीछे पढ़ के आए हैं, सेरिबेलम में होता है, बरम में नहीं होता। उल्टी का केंद्र मेंडुला ओम्ब्लागेटा, बिल्कुल सही। पूरे शरीर का 20% रक्त ऑक्सीजन का प्रयोग केवल मस्तिष्क के द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही दोस्तों। मस्तिष्क एक कोमल अंग होता है जो कि कपालस्थि के नीचे होता है, बिल्कुल। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण मेरुरज्जु द्वारा होता है, ये भी सही है दोस्तों। 2 नंबर सही नहीं है, आप ऑप्शन के अंदर देखें 2 नंबर किस में है? 2 एक में भी आ रहा है, सी में भी आ रहा है, डी में भी आ रहा है, लेकिन आप देखेंगे सी के अंदर 6 नंबर में 2 नंबर वाला ऑप्शन नहीं है, तो ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शरीर को निश्चित आकार व आकृति प्रदान करने के लिए एक ढांचे की आवश्यकता होती है। बिना ढांचे के शरीर न तो चल सकेगा, न फिर सकेगा, न कार्य कर सकेगा। इस तंत्र को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो इस तंत्र को कंकाल तंत्र के नाम से जाना जाता है।
नेक्स्ट है दोस्तों, हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है? तो हड्डियों से हड्डियों को जोड़ने वाला ऊतक दोस्तों लिगामेंट होता है, और हड्डियों को मांसपेशियों से कौन जोड़ता है दोस्तों? उसका नाम टेंडन होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, 70वें क्वेश्चन पर हम पहुंच चुके हैं। केकड़ा कॉकरोच में किस प्रकार का कंकाल तंत्र पाया जाता है? तो दोस्तों जो केकड़ा है, कॉकरोच है, उसके अंदर बाह्य कंकाल तंत्र होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, क्वेश्चन 71 पे आ चुके हैं दोस्तों। फर्स्ट वीडियो में हम 75 तक क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि आज हमें इस बायोलॉजी को कंप्लीट करना है। 200 क्वेश्चन की सीरीज है और एक मैराथन वीडियो है, संडे भी है। आप पूरा वीडियो बिल्कुल तसल्ली के साथ देख सकते हैं, और आने वाले जो भी भर्ती परीक्षा है उसमें मैं आपको यह आश्वासन देता हूं, चाहे आप सेंटर की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, साइंस वाला पोर्शन जिसमें से बायोलॉजी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर आपने ये वीडियो 3-4 बार देख लिया तो आने वाली भर्ती परीक्षा में इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो 71 क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से किस जीव में बाह्य कंकाल और आंतरिक कंकाल दोनों होता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा मेंढक। एक और भी होता है दोस्तों, इसका भी नाम आपको ध्यान रखना है, कछुआ। नेक्स्ट है दोस्तों, विज्ञान की किस शाखा में मानव कंकाल तंत्र का अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों मानव कंकाल तंत्र का अध्ययन किस में किया जाता है? तो ये करते हैं हम ओस्टियोलॉजी में। नेफ्रोलॉजी में क्या करते हैं दोस्तों? नेफ्रोलॉजी में किडनी का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस प्रकार की अस्थियां पक्षियों में पाई जाती है? तो दोस्तों पक्षी वर्ग में वो अस्थियां पाई जाती है जो इनको खोखली और हल्की होती है, और इन चारों में आप देखेंगे चपट्टी, लंबी, सेस्माइड, न्यूमेटिक। न्यूमेटिक अस्थियां जो होती है दोस्तों ये खोखली हल्की होती है, जो पक्षियों को उड़ने में सहायता करती है। नेक्स्ट है दोस्तों, मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि मानव के किस अंग में होती है? अब दोस्तों मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि जो होती है उसका नाम स्टेपिस होता है, ये कान में पाई जाती है। नेक्स्ट है, मानव शरीर के किस भाग की अस्थियां जन्म के समय पूर्ण विकसित होती है? तो मानव शरीर की कौन सी अस्थियां हैं दोस्तों जो जन्म के समय पूर्ण विकसित होती है? बाकी सभी अस्थियां जन्म के बाद विकसित होती है, लेकिन जो कान की अस्थियां होती है दोस्तों, इन कान की अस्थियां जो है वो जन्म के समय विकसित होती है। टोटल कान में कितनी अस्थियां होती है दोस्तों? मनुष्य में 2 कान होते हैं, एक कान में 3 अस्थि होती है, तो टोटल कान में कितनी अस्थियां हुई दोस्तों? 6। और इसी कान में मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि होती है। तो दोस्तों अब हम पहले फर्स्ट टाइम को थोड़ा सा विराम देते हैं, लेकिन ये जो आप वीडियो कंटिन्यूस देखेंगे, क्योंकि मैंने इसको 2-3 भागों के अंदर इकट्ठा करके एक मैराथन क्लास आपके लिए लगाई है। तो थैंक यू दोस्तों, अभी हम दूसरा वीडियो इसके साथ कनेक्ट करेंगे। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से वीडियो में आपका स्वागत है। अब हम 75 से आगे वाली क्वेश्चन है वो कंटिन्यूस करते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने है, मानव शरीर की सबसे लंबी व मजबूत अस्थि का नाम क्या है दोस्तों? तो मानव शरीर की सबसे लंबी और मजबूत अस्थि का नाम है फीमर। फीमर दोस्तों जांघ में पाई जाने वाली अस्थि है। नेक्स्ट है क्वेश्चन स्क्रीन पे, मानव शरीर की उंगलियों में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती है? दोस्तों मानव शरीर की जो उंगलियां हैं उसमें टोटल आपको अस्थि बतानी है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्वेश्चन में ध्यान रखना है। मानव शरीर की उंगलियां, तो मानव शरीर में दोस्तों उंगलियां कितनी होती है? 4 एक हाथ की, 4 दूसरे हाथ की, तो 8 तो हाथों की होगी, और दोस्तों 8 ही पैरों की होगी। और आपको पता है दोस्तों एक हाथ के अंदर एक उंगली में 3 हड्डियां होती है, तो कुल अस्थियां 16 तिया कितनी हो जाएगी? 48 हो जाएगी। ठीक है ना? तो ये 28 की जगह ऑप्शन में क्या है दोस्तों? 48 है। ये बी नंबर ऑप्शन सही होगा, जो 48 होगी। नेक्स्ट है, मानव शरीर के अंगूठे में कुल कितनी अस्थियां होती है? तो मानव शरीर के अंगूठे में दोस्तों अंगूठे कितने होते हैं? 2 हाथ के और 2 ही पैर के, टोटल 4 अंगूठे हो गए। एक अंगूठे में 2 अस्थियां होती है, तो 4 में कितनी हो जाएगी दोस्तों? 8 हो जाएगी। निम्न में से कौन सी हड्डी मानव के जबड़े में पाई जाती है? तो दोस्तों मानव के जबड़े में पाई जाने वाली हड्डी का नाम है मैंडिबल हड्डी, और ये मैंडिबल हड्डी दोस्तों मानव शरीर की सबसे कठोर हड्डी में आती है। सब मानव शरीर की सबसे कठोर हड्डी का नाम भी जबड़े की हड्डी, और जबड़े की हड्डी मैंडिबल हड्डी है। नेक्स्ट है, मानव शरीर की कुल पोक्ट्रोल ग्रिड में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? पोक्ट्रोल ग्रिड में अस्थियों की संख्या दोस्तों, पहली बात तो ये पोक्ट्रोल ग्रिड होता क्या है? इसका मतलब है कंधे की अस्थियां, और कंधे मानव शरीर में कितने होते हैं? तो कंधे मानव शरीर के अंदर 2 होते हैं।
और एक कंधे के अंदर कितनी अस्थियां होती है, तो एक कंधे में दोस्तों 2 अस्थि होती है, तो दोनों को मिलाएंगे तो कितनी हो जाएगी, 4। एक स्केपुला होती है और दूसरी क्लेविकल होती है, तो दोनों कंधों को मिलाएंगे तो 4 हो जाएगी। निम्न में से कौन सी हड्डी मानव के घुटने में पाई जाती है, तो घुटने में पाई जाने वाली हड्डी का नाम क्या है दोस्तों, पटेला। पटेला जो हड्डी है वो घुटने में पाई जाती है, जबकि फिबुला पिंडलियों में, फीमर जांग में, और टार्सल जो है दोस्तों वो टखने में पाई जाती है। नेक्स्ट है, हड्डी अपने अंदर मिनरल्स स्टोर करके रखती है, कौन से मिनरल्स रखती है, तो हड्डी अपने अंदर मिनरल्स स्टोर करके रखती है, कौन से मिनरल्स रखती है, तो कैल्शियम और फास्फोरस रखती है दोस्तों, कैल्शियम और फास्फोरस। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं दोस्तों, 783 नंबर क्वेश्चन। तो ये स्क्रीन पे दोस्तों आपके सामने 83 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। ऐसी संधियां में संधि स्थान पर हड्डियां एक दूसरे पर आगे पीछे इधर उधर फिसल सकती है, उसको क्या बोलते हैं, इधर उधर फिसल सकती है उसको विषुवत संधि के नाम से दोस्तों जानते हैं, जब हड्डियां एक दूसरे पर फिसल सकती है। ऐसी संधि में एक हड्डी के सिरे का उभार दूसरी हड्डी किवाड़ की भांति केवल एक ही दिशा के अंदर पूरी मुड़ सकती है, तो किवाड़ की भांति एक ही दिशा में जो पूरी मुड़ सकती है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, कब्जा संधि के नाम से जानते हैं। किवाड़ दोस्तों बेसिक भाषा में घर का जो गेट होते हैं कमरे के, उसको बोलते हैं, वहां पर एक कब्जा लगा होता है जो उस गेट को एक ही दिशा में रोटेट करवाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, अंगूठे की मेटाकार्पल और कार्पल के बीच ऐसी संधि होती है जिसके कारण अंगूठा और अन्य उंगलियों की अपेक्षा अधिक इधर उधर घुमाया जा सकता है, तो ये दुरागर संधि के कारण होता है दोस्तों, दुरागर संधि के कारण अंगूठे को अधिक इधर उधर घुमा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कुल्ला की अस्थि कौन सी है, तो मानव शरीर में जो कुल्ला है उसकी अस्थि होती है ओसिनोमिनेटम। ओसिनोमिनेटम दोस्तों मानव शरीर में कुल्ले की अस्थियां होती है, कितनी होती है दोस्तों, 2 होती है कुल्ले में। निम्न में से किस हड्डी का संबंध निचले उपांग के साथ नहीं है, तो दोस्तों निचले उपांग का सीधा सा मतलब है पैर की हड्डियां, पटेला पैर की हड्डियां हैं, फीमर भी है, टार्सल भी है, लेकिन मेटाकार्पल नहीं है दोस्तों। मेटाकार्पल जो होती है वो हाथ के पंजे की अस्थियों का नाम होता है। निम्न में से किसका संबंध अंश मेखला के साथ नहीं है, तो अंश मेखला के साथ दोस्तों 2 मेखलाएं होती है, एक अंश मेखला जिसका संबंध हाथ के साथ होता है, एक श्रोणी मेखला जिसका संबंध पैर के साथ होता है। तो हाथ की अस्थियां कौन सी नहीं है, ह्यूमरस, रेडियस, मेटाकार्पल, टीबिया। टीबिया पिंडलियों में पाई जाती है, हाथ की अस्थियां नहीं है, मतलब अंश मेखला के साथ इसका संबंध नहीं है। निम्न का मिलान करना है दोस्तों, तो कुल्ला की अस्थि का नाम क्या है, ओसिनोमिनेटम, तो ए का नंबर 4 है। हथेली की अस्थि का नाम होता है मेटाकार्पल, कान की अस्थि का नाम है स्टेपस, और गट्टा की अस्थि का नाम है दोस्तों टार्सल। तो इसका सही आंसर जो होगा वह स होगा, जब आप मिलान करेंगे तो स आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से कौन से कथन सही नहीं है, कौन से कथन सही नहीं है वो बताने हैं दोस्तों। घुटनों में पटेला अस्थि पाई जाती है, बिल्कुल। शुरुआत में कशेरुक दंड की संख्या 26 होती है, नहीं सर। शुरुआत के अंदर कशेरुक दंड की संख्या 33 होती है, बाद में 26 होती है, 2 नंबर गलत है। दोनों जोड़ी पंसुलियों में संख्या 24 होती है, बिल्कुल करेक्ट है। मनुष्य में बाह्य कंकाल तंत्र पाया जाता है, ये इनकरेक्ट है 4 नंबर, क्योंकि मनुष्य में अंत्य कंकाल तंत्र होता है। जबड़े में मैंडिबल हड्डी पाई जाती है, बिल्कुल सही। भुजा के अंदर रेडियस और अल्ना हड्डी होती है, बिल्कुल सही। तो कितने गलत है दोस्तों, 2 गलत है, और 2 किसमें है, केवल 2। तो ये 2 क्या है, गलत कथन है। मानव शरीर से अपशिष्टों को बाहर निकालने वाला तंत्र किस नाम से जानते हैं दोस्तों, तो मानव शरीर से जो अपशिष्टों को बाहर निकालता है उसको हम उत्सर्जन तंत्र के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, किस उत्सर्जन तंत्र में जल की सर्वाधिक आवश्यकता होती है, तो जल की सर्वाधिक आवश्यकता किस तंत्र में होती है दोस्तों, तो वो होती है अमोनोटेलिक। अमोनोटेलिक में जल की सर्वाधिक आवश्यकता होती है। बिच्छू और मकड़ी में किस प्रकार का उत्सर्जन पाया जाता है दोस्तों, तो बिच्छू और मकड़ी के अंदर ग्वानोटेलिक उत्सर्जन पाया जाता है। नेक्स्ट है, पक्षी वर्ग जो नाइट्रोजनीय पदार्थ को यूरिक अम्ल में बदल देते हैं, किस प्रकार का उत्सर्जन होता है, तो दोस्तों पक्षियों के अंदर अमोनोटेलिक उत्सर्जन पाया जाता है। पक्षियों में यूरिकोटेलिक होता है, जबकि मनुष्य में यूरियोटेलिक होता है दोस्तों, और जबकि बिच्छू और मकड़ी के अंदर ग्वानोटेलिक होता है। नेक्स्ट है, मानव उत्सर्जन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग किडनी का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है, तो किडनी का अध्ययन दोस्तों हम नेफ्रोलॉजी में करते हैं। नेक्स्ट है, सामान्य व्यक्ति में
मूत्राशय कितनी क्षमता तक मूत्र को स्टोर कर सकता है? दोस्तों, जो मनुष्य का यूरिनरी ब्लैडर्स होता है वो कितने मूत्र को स्टोर करके रखता है? 300 ml से लेकर 500 ml तक। किडनी का वजन सामान्य व्यक्ति में कितना होता है? तो किडनी का वजन दोस्तों सामान्य व्यक्ति में 140 से लेकर 180 ग्राम तक होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, ऑर्थोपोडा जीव में किस प्रकार का उत्सर्जन पाया जाता है? अंग कौन सा होता है दोस्तों? तो ऑर्थोपोडा जीव के अंदर उत्सर्जन कराने के लिए मेलपिगी नलिका होती है। नेक्स्ट है दोस्तों, वक के अंदर नाइट्रोजनीय युक्त अपशिष्ट पदार्थों से सम्मिलित रक्त कौन लाता है? तो वकों के अंदर, किडनी के अंदर अशुद्ध जो रक्त लेके आते हैं या नाइट्रोजनीय युक्त रक्त लेके आते हैं, वो लेके आती है दोस्तों वक धमनी। नेक्स्ट है, वक नलिका का भाग हेनले लूप जो जल व सोडियम का नियंत्रण में सहायक है, इनकी आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के किस अक्षर जैसी होती है? तो दोस्तों, हेनले लूप जो जल व सोडियम के नियंत्रण में सहायक होता है, इसकी आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के यू जैसी होती है। नेक्स्ट है दोस्तों, मानव उत्सर्जन के भागों का सही क्रम कौन सा है? तो मानव उत्सर्जन के भागों का सही क्रम दोस्तों, सबसे पहले वक आते हैं किडनी, उसके बाद मूत्र नलिका आती है, मूत्राशय आता है और मूत्र मार्ग आता है। ये मानव उत्सर्जन के भागों का सही क्रम है। नेक्स्ट स्क्रीन पे क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 102। 102 क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं दोस्तों, हमने 100 क्वेश्चन पार कर लिए हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प का उत्सर्जन कौन करता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प का उत्सर्जन दोस्तों कौन करते हैं? फेफड़ों के द्वारा किया जाता है। ग्लोमेरुलस में किस प्रकार की धमनिका का जाल या गुच्छा होता है? तो दोस्तों, ग्लोमेरुलस के अंदर वक शिरा, वक धमनी, अपवाही धमनिका या विवाही धमनिका, तो इसमें दोस्तों अविवाही धमनिकों का जाल या गुच्छा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र का रंग हल्का पीला किसके कारण होता है? तो दोस्तों, मूत्र का हल्का पीला रंग जो है वो यूरोक्रोम के कारण होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, किडनी में बढ़ने वाली पथरी किसकी बनी होती है? तो किडनी में बढ़ने वाली पथरी जो दोस्तों कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, वक्कों द्वारा एक दिन में कितने लीटर रक्त का फिल्टर होता है? तो 180 लीटर रक्त का फिल्टर होता है और एक मिनट में दोस्तों 125 ml रक्त का फिल्टर होता है। नेक्स्ट है, जब वक्र ठीक से कार्य नहीं करते या कार्य करना बंद कर देते हैं, तब रक्त से अपशिष्ट उत्पादों और अतिरिक्त तरल पदार्थों को बाहर निकालने के लिए किस प्रक्रिया को अपनाया जाता है? तो दोस्तों, इसके लिए हम डायलिसिस प्रक्रिया को अपनाते हैं। नेक्स्ट है, मूत्र का निर्माण कितनी प्रक्रियाओं से गुजरता है? तो दोस्तों, मूत्र का निर्माण 3 प्रक्रियाओं से गुजरता है। सबसे पहले स्त्रावण होता है, फिर पुण्य अवशोषण होता है, फिर गुच्छीय निस्पंदन होता है। तो ये दोस्तों इसका सही आंसर जो है वो ब नंबर है। सबसे पहले गुच्छीय निस्पंदन, फिर पुण्य अवशोषण और फिर स्त्रावण, ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, नेफ्रॉन द्वारा पुण्य अवशोषण के पश्चात साफ रक्त को अपवाही धमनिका संग्रहित करती है। तो दोस्तों, जब भी नेफ्रॉन पुण्य अवशोषण करती है तो साफ रक्त को कौन संग्रहित करता है? अपवाही धमनिका। पुण्य अवशोषण में किए जाने वाले कौन पदार्थ शामिल नहीं होता? तो दोस्तों, पुण्य अवशोषण के अंदर ग्लूकोज जो है, सॉरी दोस्तों, पुण्य अवशोषण के अंदर यूरिया जो है वो शामिल नहीं होती और यूरिया आगे जाकर मूत्र का निर्माण करता है। बाकी सभी पुण्य अवशोषण में ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, खनिज लवण, इन सभी का उत्सर्जन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से कथन किडनी के बारे में सही नहीं है? शरीर से लगभग 75 से 80% तरल पदार्थों को बाहर निकालता है। कौन दोस्तों? किडनी। तो ये बिल्कुल सही जवाब है। वक्र की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई नेफ्रॉन होती है, ये भी बिल्कुल सही है। अशुद्ध रक्त वक्र धमनी में धमनियों द्वारा लाया जाता है, ये भी ठीक है दोस्तों। बोमन सपुट में शाखा अविवाही धमनिकों की कोशिकाओं का एक गुच्छा पाया जाता है, इन गुच्छों को ग्लोमेरुलस कहा जाता है। बिल्कुल दोस्तों, सारे कथन क्या हैं? सही हैं किडनी के बारे में, कोई भी कथन गलत नहीं है। हमसे गलत पूछा जा रहा था लेकिन गलत कोई कथन है ही नहीं, सभी क्या हैं? सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों स्क्रीन पे, यूरिन। यूरिन का मतलब होता है मूत्र। मूत्र के रासायनिक संगठन में कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ का कितना प्रतिशत होता है दोस्तों? 5% होता है और 95% यूरिन के अंदर क्या होता है दोस्तों? जल होता है, CO2 होती है, सॉरी जल होता है 95% यूरिन मूत्र के अंदर। नेक्स्ट है, निम्न में से किसकी संरचना नाशपति के आकार जैसी और सफेद पारदर्शी होती है?
तो नाशपाती के आकार और सफेद पार जैसी संरचना किसकी होती है दोस्तों? यूरिनरी ब्लैडर्स की होती है, और यूरिनरी ब्लैडर्स को दोस्तों हम मूत्राशय के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस में खुला परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता? तो दोस्तों इन चारों के अंदर एनेलिडा में खुला परिसंचरण नहीं पाया जाता, जबकि झींगा, मोलस्का, ऑर्थोपोडा इनमें खुला परिसंचरण होता है। एनेलिडा के अंदर दोस्तों बंद परिसंचरण होता है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं आगे। मानव में औसतन 5 से 6 लीटर रुधिर पाया जाता है। स्त्रियों में कितने प्रतिशत रुधिर कम होता है? पुरुषों की तुलना में कितने प्रतिशत कम होता है दोस्तों? 25 से 30 लीटर कम होता है, 25 से 30 प्रतिशत कम होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, प्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन प्लाज्मा को गाढ़ापन देते हैं। प्लाज्मा में घुली मुख्य प्रोटीन कौन सी है? तो प्लाज्मा में दोस्तों फाइब्रिनोजेन भी होती है, ग्लोब्यूलिन्स भी होती है, एल्ब्यूमिन्स भी होती है। तो ये सभी प्रोटीन प्लाज्मा में दोस्तों पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर के पीएच मान कितना होता है? तो रुधिर का पीएच मान 7.4 होता है। नेक्स्ट है, लाल रुधिराणु कोशिका का जीवन काल कितना होता है? आरबीसी का जीवन काल दोस्तों लगभग 120 दिन होता है। नेक्स्ट है, कठोर परिश्रम के समय एक मजदूर का हृदय कितनी बार धड़क सकता है? वैसे दोस्तों 1 मिनट में 72 बार धड़कता है मनुष्य का हृदय, भ्रूणावस्था में 180 बार, लेकिन कठोर परिश्रम हार्ड वर्किंग करने वाले का हृदय 180 बार 1 मिनट में धड़क सकता है। किस जानवर की आरबीसी सबसे बड़ी होती है दोस्तों? तो हाथी की आरबीसी सबसे बड़ी होती है, और सबसे छोटी जो आरबीसी होती है दोस्तों वो होती है कस्तूरी मृग की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कोशिका केंद्रक विहीन होती है। किस जानवर की लाल रक्त कोशिका में केंद्रक पाया जाता है? वैसे तो आरबीसी में केंद्रक नहीं होता दोस्तों, लेकिन कुछ जानवर होते हैं जिनकी आरबीसी में केंद्रक पाए जाते हैं, तो वो है लामा, जिराफ और ऊंट दोस्तों, लामा, जिराफ और ऊंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कोशिका को किस नाम से जाना जाता है? तो श्वेत रक्त कोशिका को किस नाम से जानते हैं दोस्तों? वो आपको बताना है। क्या इसको थ्रोम्बोसाइट कहते हैं, ल्यूकोसाइट बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट बोलते हैं? तो श्वेत रक्त WBC को हम ल्यूकोसाइट के नाम से जानते हैं दोस्तों, और थ्रोम्बोसाइट जो होती है वो प्लेटलेट्स होती है दोस्तों, और जो एरिथ्रोसाइट है वो RBC होती है दोस्तों। तीनों आपको ध्यान रखना है, तो इसका सही आंसर ल्यूकोसाइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में संख्या की दृष्टि से सबसे अधिक पाई जाने वाली रक्त कोशिका कौन सी है? तो रक्त में संख्या की दृष्टि से सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल पाई जाती है दोस्तों, न्यूट्रोफिल। नेक्स्ट आ जाते हैं दोस्तों क्वेश्चन पे, मानव शरीर में कौन सी कोशिका भक्षण कोशिकाएं हैं? तो दोस्तों मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल मानव शरीर की भक्षण कोशिकाएं होती है, मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल। रक्त में बिंबाणुओं की संख्या लगभग कितनी होती है दोस्तों? प्लेटलेट्स की संख्या तो लगभग 1,50,000 से लेकर 3,50,000 तक होती है। 1,50,000 से लेकर लगभग 3,50,000 तक इनकी संख्याएं होती है दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्न में से किस समूह में कोई प्रतिजन नहीं होता? तो दोस्तों ओ ग्रुप में कोई प्रतिजन नहीं होता, और AB के अंदर दोस्तों कोई प्रतिरक्षी नहीं होता। AB में कोई प्रतिरक्षी नहीं है, AB में कोई, O में कोई प्रतिजन नहीं है। RBC का कब्रिस्तान किसे कहते हैं दोस्तों? तो पलिया को RBC का कब्रिस्तान कहते हैं, और लाल अस्थि मज्जा में RBC का क्या होता है दोस्तों? निर्माण होता है। नेक्स्ट, एबियो समूह की खोज किसने की थी? तो दोस्तों एबियो समूह की खोज करने वाले थे कॉल लैंडस्टीनर, जबकि कॉल लैंडस्टीनर के साथ विनर ने मिलकर RH फैक्टर की क्या की थी? खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, हृदय में 4 कक्षक होते हैं, ऊपरी 2 बड़े कक्षक, बड़े नहीं है दोस्तों यहाँ पे छोटे हैं, तो ऊपरी 2 छोटे कक्षक को क्या कहते हैं? आलिंद कहते हैं, और नीचे के 2 बड़े कक्षक होते हैं उनको दोस्तों नील्य के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, सामान्य व्यक्ति के रक्त में रक्त दाब कितना होता है? तो सामान्य व्यक्ति के रक्त में रक्त दाब दोस्तों कितना होता है? 120 से 100, 120 100 mmHg या 120 80? तो इसका आंसर सही है दोस्तों 120 और 80, 120/80 mmHg। नेक्स्ट है दोस्तों स्क्रीन पे क्वेश्चन, निम्न में से रक्तवाहिकों में कौन सा अंतर सही नहीं है? रक्तवाहिनियां दे रखी है, धमनी में ऑक्सीजन युक्त रक्त तथा शिरा में विऑक्सीजन युक्त
बहता है, बिल्कुल दोस्तों। धमनी में शुद्ध रक्त होता है जो ऑक्सीजन युक्त होता है, शिरा में अशुद्ध रक्त होता है जो वी ऑक्सीजन या CO2 युक्त होता है। धमनी हृदय से रक्त को आगे पहुंचाती है, बिल्कुल, और शिरा हृदय की ओर रक्त को लाती है। और तीसरा है स्टेटमेंट, फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त होता है और फुफ्फुस शिरा में शुद्ध रक्त होता है। वैसे दोस्तों धमनी में हमेशा शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन एक फुफ्फुस धमनी या जिसको पल्मोनरी धमनी के नाम से भी जानते हैं, इसमें अशुद्ध होता है। और ऐसा ही सिरे में, शिरा जो होती है उसमें अशुद्ध रक्त होता है, लेकिन फुफ्फुस शिरा में शुद्ध रक्त बहता है। और तो इसके अंदर कोई भी गलत कथन नहीं है, सभी क्या है दोस्तों, सही हैं। नेक्स्ट है, विश्व में कौन से ग्रुप के व्यक्तियों की संख्या सबसे अधिक है? तो दोस्तों विश्व में सबसे ज्यादा ग्रुप वाले हैं ओ पॉजिटिव वाले। ओ पॉजिटिव वाले दोस्तों पूरे वर्ल्ड में 38% है, जबकि सबसे कम है ए बी नेगेटिव वाले 0.36%। नेक्स्ट है दोस्तों, कौन सा ग्रुप सभी को अपना रक्तदान कर सकता है? तो दोस्तों यूनिवर्सल डोनर कौन सा है? तो ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर होता है, और ए बी पॉजिटिव ये यूनिवर्सल रिसीवर होता है दोस्तों। ए बी पॉजिटिव सभी से रक्त ले सकता है और ओ नेगेटिव सभी को रक्त दे सकता है। नेक्स्ट है, यदि राम का रक्त ग्रुप ओ प्लस है तो वह किसे रक्तदान कर सकता है? तो यहाँ दोस्तों आपको एक स्टेटमेंट अच्छी तरह से गांठ बांध लेनी है। अगर आपको पहले से पता है तो द बेस्ट है, नहीं पता है तो ये एक ट्रिक आपको हमेशा ध्यान रखनी है। अगर कोई व्यक्ति पॉजिटिव वाला है और उसे रक्तदान करना है, पॉजिटिव ग्रुप का है, चाहे वो ओ पॉजिटिव का है, नेगेटिव का है, ओ पॉजिटिव का है, ए पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, किसी का भी, पॉजिटिव वाला व्यक्ति पॉजिटिव वाले व्यक्ति को ही रक्तदान कर सकता है। अगर कोई दोस्तों नेगेटिव का है और उसे दान करना है तो नेगेटिव वाला नेगेटिव वाले को भी दान कर देगा और पॉजिटिव वाले को भी दान कर देगा। यहाँ ओ प्लस की बात हो रही है तो ये पॉजिटिव वाले को दान करेगा, ए प्लस को भी करेगा, ए बी प्लस को भी करेगा, क्योंकि ओ तो यूनिवर्सल होता है तो सभी को करता है, तो ए प्लस, ए बी प्लस, ए बी प्लस और ओ प्लस को भी करेगा। नेक्स्ट है दोस्तों, मान लो कि आपका रक्त ग्रुप ए बी नेगेटिव है और आपने टीवी पर देखा कि एक अस्पताल में एक रोगी रक्त की कमी के कारण अंतिम सांस ले रहा है। आप उसे रक्त देने पहुंचे जिसका रक्त ग्रुप ए बी नेगेटिव है, तो क्या आप उसे रक्त दे पाएंगे? हम इस बात से सहमत नहीं है। हमें लगता है कि उसने समय खराब किया, जाकर अस्पताल में रोगी मर जाएगा, और हम इस बात से सहमत हैं। तो कौन सा ऑप्शन इसमें दोस्तों सही है? हम इस बात से सहमत हैं, क्योंकि ए बी नेगेटिव वाला जो है वो नेगेटिव वाले को तो देगा ही, पॉजिटिव वाले को भी रक्तदान कर सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों स्क्रीन पे, एक यूनिट रक्त का मान कितना होता है दोस्तों? तो एक यूनिट रक्त का मान होता है 450 ml। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष कितने यूनिट ब्लड भारत में उपलब्ध होता है? तो दोस्तों प्रतिवर्ष भारत में जो ब्लड उपलब्ध होता है उसकी संख्या है 4 लाख यूनिट, जबकि भारत को जरूरत होती है 4 करोड़ यूनिट ब्लड की, लेकिन 4 लाख यूनिट ही भारत को उपलब्ध हो पाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से लसिका के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है वो बताना है आपको। पहला ऑप्शन है, लसिका में पाई जाने वाली कणिकाएं लिम्फोसाइट होती है। बिल्कुल दोस्तों, लसिका में WBC की मात्रा ज्यादा होती है, इसको लिम्फोसाइट के नाम से जानते हैं। लसिका उत्तक से हृदय की ओर केवल एक ही दिशा में बहता है। बिल्कुल दोस्तों, ये एक ही दिशा में बहता है, उत्तक से हृदय की ओर। लसिका एक प्रकार का द्रव्य है जिसकी रचना लगभग रक्त प्लाज्मा जैसी होती है और जिसमें पौष्टिक पदार्थ, ऑक्सीजन तथा कई अन्य पदार्थ भी पाए जाते हैं। बिल्कुल दोस्तों, मनुष्य के शरीर में छन्ने का कार्य करती है, तो लसिका दोस्तों मनुष्य के शरीर में छन्ने का काम भी करती है। तो सभी स्टेटमेंट इसमें क्या है दोस्तों, सही है, कोई स्टेटमेंट गलत नहीं है। नेक्स्ट स्क्रीन पे आ जाते हैं दोस्तों, हम क्वेश्चन नंबर पहुंच चुके हैं हम नेक्स्ट पे, स्क्रीन पे आपके सामने है 38 पे। सामान्य अवस्था में मनुष्य 1 मिनट में, मनुष्य का जो हृदय है 1 मिनट में दोस्तों 72 बार धड़क सकता है, धड़कता भी है। और हृदय की धड़कन को कंट्रोलिंग कौन करता है दोस्तों? तो ये 2 हार्मोन है, जिनका एक का नाम है थायरोक्सिन हार्मोन जो थायराइड ग्रंथि स्रावित करती है, एक एड्रेनलिन जो अधिवक्र ग्रंथि स्रावित करती है, ये कंट्रोलिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन हृदय की गति को बढ़ाता है दोस्तों? तो अम्लीयता जो है वो हृदय की गति को बढ़ा देती है और क्षारीयता दोस्तों हृदय की गति को कम करती है। नेक्स्ट है, यदि RH पॉजिटिव का रक्त RH नेगेटिव वाले व्यक्ति को दिया जाए तो प्रथम बार कम मात्रा होने पर कम प्रभाव पड़ता है, लेकिन दूसरी बार इसी प्रकार रक्तादान के कारण किसकी मृत्यु हो जाती है?
तो दोस्तों RH पॉजिटिव वाले ने नेगेटिव वाले को दिया है, तो क्या पॉजिटिव वाले की मृत्यु होगी, नेगेटिव या दोनों की, या डॉक्टर की मृत्यु हो जाएगी? तो डॉक्टर वाला तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि डॉक्टर की मृत्यु हो जाए। तो RH नेगेटिव वाले की क्या हो जाएगी, मृत्यु, क्योंकि रक्त दिया ही नेगेटिव वाले को है। नासिका गुहा में पाए जाने वाले पतली झिल्ली में होने वाले रक्त प्रवाह, झाड़ू निम्मा, पक्षाभ, धूल के कण, पराग के कण, फफूंद आदि को दूर कर शुद्ध वायु कौन करता है? तो दोस्तों ये करते हैं महीन बाल। नाक के अंदर नासिका गुहा में जो महीन बाल होते हैं दोस्तों, उनका काम होता है कि जो धूल के कण हैं, पराग के कण हैं, मिट्टी के कण हैं, फफूंद है, उनसे वायु को शुद्ध कर आगे ग्रसनी से होते हुए फेफड़ों तक पहुंचाया जाए। नेक्स्ट है श्वसन तंत्र में द्वितीयक अंग के रूप में कौन कार्य करता है दोस्तों? तो श्वसन अंग में द्वितीयक अंग के रूप में काम करने वाले का नाम है मुख दोस्तों। पहला भाग कौन सा होता है? नासिका होता है। नेक्स्ट है श्वास नली एवं आहार नली के मध्य एक स्विच के रूप में कार्य कौन करता है? तो श्वास नली और आहार नली के मध्य एक स्विच के रूप में कार्य करता है दोस्तों एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस एक स्विच के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है वो बताना है आपको। मुख से ग्रहण वायु मुख गुहा में प्रवेश करती है, बिल्कुल। नासिका से ग्रहण वायु शुद्ध वायु होती है, यस। कंठ नली व श्वास नली को जोड़ने वाला स्वरीय अंतर होता है, बिल्कुल। मुख से ग्रहण की गई वायु नासिका से ग्रहण की गई वायु की तुलना में शुद्ध होती है, नहीं दोस्तों। मुख वाली अशुद्ध होती है और नासिका वाली क्या होती है? शुद्ध होती है। तो ऑप्शन नंबर द इसका गलत आंसर होगा। सौर यंत्र कितने प्रकार की उपस्थित छल्लों से मिलकर बना होता है दोस्तों? तो सौर यंत्र 9 प्रकार की उपस्थित छल्लों से मिलकर बनता है। हवा के बहाव से कंपकंपी पैदा करता है और अलग अलग प्रकार की ध्वनियां उत्पन्न करता है। तो ये काम किसका है दोस्तों? डायफ्राम मध्य पट का काम है, जो अलग अलग प्रकार की ध्वनियां पैदा कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पहुंच चुके हम 147वें क्वेश्चन पे दोस्तों। जल्दी हम 150 के नजदीक हैं। श्वास को वक्ष स्थल तक कौन पहुंचाती है? तो श्वास को वक्ष स्थल तक पहुंचाने वाली का क्या नाम है? तो इसका नाम है श्वास नली। नेक्स्ट है दोस्तों श्वसनी और ब्रोंक्यूल मिलकर एक वक्षनुमा संरचना बनाते हैं, जो बहुत सी शाखाओं में व्यक्त होती है। इन शाखाओं के अंतिम छोर पर क्या पाए जाते हैं? तो दोस्तों इन शाखाओं के अंतिम छोर पर कुपिकाएं और वायु प्रकोष्ठ दोनों पाए जाते हैं। यहाँ पर कुपिकाएं भी होती है और वायु प्रकोष्ठ भी होता है। फेफड़े किस रंग के होते हैं? अब देखो कितने क्लोज ऑप्शन बनाए हुए हैं दोस्तों। हल्के नीले रंग के, हल्के गुलाबी रंग के, भारी गुलाबी रंग के और भारी नीले रंग के। गुलाबी रंग के तो हमारा रटा हुआ है, भारी है या हल्के? तो हल्के गुलाबी रंग के होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है प्रत्येक फेफड़े में स्पंजी ऊतकों से बना होता है। करीब कितने मिलियन कुपिकाओं से मिलकर बनता है भैया प्रत्येक फेफड़ा? ये बताना है आपको। 30 मिलियन कुपिकाओं से मिलकर प्रत्येक फेफड़ा बनता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन से कथन फेफड़े के बारे में असत्य है? ये बताना है। दायां फेफड़ा बाएं फेफड़े में चौड़ाई में अधिक होता है, बिल्कुल सही। दायां फेफड़े की चौड़ाई अधिक होती है और बाएं फेफड़े की लंबाई अधिक होती है। बायां फेफड़ा 2 भाग में और दायां फेफड़ा 3 भागों में व्यक्त होता है। फेफड़े हल्के गुलाबी रंग के होते हैं, ये ठीक है। पुरुषों के फेफड़े महिला के फेफड़ों की तुलना में कम भारे महसूस होते हैं। तो ये बात जची नहीं दोस्तों। पुरुषों के फेफड़े जो होते हैं वो महिला के फेफड़ों की तुलना में अधिक भारे महसूस होते हैं। तो 4 नंबर ऑप्शन गलत है। तो 4 यहाँ पर क्या पूछा आपसे? केवल 2 सही हैं, केवल 2 गलत है, केवल 1 गलत है, केवल 1 सही है। तो चारों में से एक ही गलत है, तो केवल 1 गलत वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है जीवाणु प्रोटिस्टा और ऑर्थोपोडा में किस प्रकार का श्वसन क्रिया होती है दोस्तों? तो जीवाणु प्रोटिस्टा ऑर्थोपोडा के अंदर डायरेक्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, प्रत्यक्ष श्वसन होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुधिर द्वारा जल से ऑक्सीजन को लेना और शरीर के ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करना, यह किस में होता है? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में, इंटरनल रेस्पिरेशन में या एनोएरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर? दोस्तों जल से हम ऑक्सीजन डायरेक्ट ग्रहण नहीं करते। जल के अंदर जब हम होते हैं तो जल से ऑक्सीजन हम ग्रहण नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी बॉडी की संरचना वो नहीं है कि हम जल से ऑक्सीजन ग्रहण कर पाए। हमें पता है जल में ऑक्सीजन है, लेकिन हमारी बॉडी जल से ऑक्सीजन ग्रहण करने में असक्षम होती है। जो जलीय जीव होते हैं वो आसानी से ग्रहण कर लेते हैं। तो इसमें एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है।
नेक्स्ट है दोस्तों, ग्लूकोज के अवायवीय श्वसन से हिस्ट की उपस्थिति में क्या उत्पन्न होता है? तो ग्लूकोज के अवायवीय श्वसन से हिस्ट की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल बनता है दोस्तों। नेक्स्ट है, मानव पेशियों में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है जिससे पेशियों में अकड़न व दर्द पैदा होता है। इसका सूत्र क्या है? किसका? लैक्टिक अम्ल का। तो दोस्तों कई बार हम क्या होते हैं, अचानक से दौड़ना या हमें पैदल चलना पड़ता है, लगातार हम पैदल नहीं चलते, कभी कभार पैदल चलते हैं तो पिंडलियों में दर्द महसूस होने लग जाता है। तो वो दर्द किसके कारण होता है? क्योंकि पिंडलियों के अंदर लैक्टिक अम्ल क्या हो जाता है दोस्तों, जम जाता है, जिसके कारण हमें चलने में दर्द महसूस होता है। तो लैक्टिक अम्ल का जो सूत्र है दोस्तों वो आपके सामने है, सूत्र आपको ध्यान रखना है और सूत्र ये द नंबर ऑप्शन में डायरेक्ट लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट का श्वसन भागफल कितना होता है? श्वसन भागफल का मतलब दोस्तों आरक्यू। तो कार्बोहाइड्रेट का आरक्यू कितना होता है? 1 होता है। जबकि वसा का कितना होता है दोस्तों? लगभग 1 होता है। जबकि प्रोटीन का कितना होता है दोस्तों? 0.7 होता है। नेक्स्ट, कितने प्रतिशत ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर विभिन्न ऊतकों तक पहुंचती है? दोस्तों ऑक्सीजन को हम 2 भाग में डिवाइडेशन करते हैं, एक 3% को अलग रखते हैं और 97 को अलग रखते हैं। 97 तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ती है, 3% घुलित अवस्था में होती है। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का पूछा है तो 97 होगा। CO2 बाइकार्बोनेट के रूप में कितने प्रतिशत होती है? तो CO2 को दोस्तों हम 3 भागों में बांटते हैं, एक 7, एक 23 और एक 70। दोस्तों 7 जो आंकड़ा है वो कैसा है? घुलित अवस्था में। 23 कैसा है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी कार्बो हीमोग्लोबिन के साथ। और 70% कैसा आंकड़ा है? बाइकार्बोनेट के रूप में। तो हमें बाइकार्बोनेट के रूप में पूछा है तो 70% होगा। नेक्स्ट है, लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो दोस्तों लाइसोसोम के खोजकर्ता कौन थे? तो डी ड्यूवे ने खोज की थी लाइसोसोम की 1955 में। नेक्स्ट है, निम्न में से किसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है? नील हरित शैवाल में दोस्तों प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, हमें पता है। जिसके अंदर केंद्रक पाया जाता है उसको प्रोकैरियोटिक नहीं कहते, यूकैरियोटिक कहते हैं। और जिसमें नहीं होता उसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका जीव होते हैं। तो नील हरित शैवाल इसका सही आंसर है। किसे कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है? तो दोस्तों कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कौन है? आपको बस इतना ही बताना है। तो ये है राइबोसोम। राइबोसोम क्या है? कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री। निम्न में से कौन मिश्रित ग्रंथि है? सल्वरी ग्लैंड, लीवर्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड या पैनक्रीज? तो पैनक्रीज दोस्तों मिश्रित ग्रंथि है। नेक्स्ट है, अगर चौर्णक जो भोजन को चबाने में सहायक होते हैं प्रत्येक जबड़े में कितने कितने होते हैं? तो अगर चौर्णक दोस्तों प्रत्येक जबड़े में 4 होते हैं। और चौर्णक कितने होते हैं प्रत्येक जबड़े में? चौर्णक दोस्तों 6 होते हैं। और रदनक कितने होते हैं प्रत्येक जबड़े में? तो ये 2 होते हैं। तो ये जोड़ा आपको दोस्तों थोड़ा ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सुनिश्चित करती है कि भोजन ग्रासनाल तथा वायु श्वास नाल में जाए? तो ये ग्रसनी के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। अंग्रेजी वर्णमाला के जे के आकार का पाचन तंत्र का कौन सा अंग है जो भोजन की प्रकृति बदलकर अम्लीय बना देता है? तो भोजन को अम्लीय कौन बनाता है दोस्तों? आमाशय, मनुष्य का स्टोमच। ये क्या बनाता है? इसको अम्लीय बना देता है भोजन को। भोजन की कर्माकुंचन गति पाचन तंत्र के किस भाग में होती है? कर्माकुंचन का मतलब दोस्तों भोजन को चिकना, लसदार, फिसलनशील बनाना, और ये ग्रास नाल में होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, पाचन तंत्र के किस भाग द्वारा भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है? तो सर्वाधिक पाचन किस में होता है दोस्तों? छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, एपिग्लोटिस घाटी ढक्कन जो भोजन को निगलते समय बंद हो जाते हैं पाचन तंत्र के किस भाग में पाया जाता है? तो दोस्तों ये पाचन तंत्र के कौन से भाग में होता है? ग्रास नाल के अंदर, घाटी ढक्कन या एपिग्लोटिस। नेक्स्ट है दोस्तों, आमाशय जो 1 से 3 लीटर तक आहार धारित कर सकता है उसकी स्थिति क्या होती है? स्टोमच की स्थिति क्या है दोस्तों? मध्य पट के पीछे स्थित होता है ये आमाशय। नेक्स्ट है, जठर निर्गमी अवरोधनी विभाजित करती है। दोस्तों आमाशय में 2 अवरोधनियां होती है, एक ग्रासनाल अवरोधनी जो आमाशय और ग्रासनाल के बीच में होती है, एक जठर निर्गमी अवरोधनी जो छोटी आंत और आमाशय के बीच में होती है।
अब अमाशय को बोलते हैं स्टोमच, छोटी आंत को बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। तो 6 नंबर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन का अवशोषण किया जाता है। तो भोजन का अवशोषण किस में होता है दोस्तों? तो भोजन का अवशोषण जो होता है दोस्तों, जेजुनम के अंदर होता है, जेजुनम। नेक्स्ट है दोस्तों, उन पोषक तत्व विशेष रूप से पित्त, लवण और विटामिनों का अवशोषण किसके द्वारा होता है? पित्त, लवण और विटामिन का अवशोषण। तो ये छोटी आंत का जो लास्ट भाग होता है दोस्तों, क्षुद्रांतर, वहां पे ये कार्रवाई होती है। इलियम के नाम से भी इसको जानते हैं। नेक्स्ट है, अपाचित भोजन को किण्वन क्रिया द्वारा सरलीकृत कर पाचन में मदद कौन करता है? तो अपाचित भोजन को किण्वन क्रिया द्वारा सरलीकृत कर पाचन में मदद करने वाला कौन है? तो ये बड़ी आंत में ये कार्रवाई होती है। नेक्स्ट, 4 से 5 इंच लंबा नली के आकार का अंग निकला रहता है, इसे कर्मी रूप प्रशेषिका कहा जाता है। ये कौन से भाग में होता है? बृहदांतर, अंधनाल, मलाशय, कालोन, किस में होती है कार्रवाई दोस्तों? तो ये होता है अंधनाल में। ये किसका भाग है? ये बड़ी आंत का भाग है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है वो बताना है आपको। सही नहीं है वो बताना है दोस्तों। तो आरोही वृद्धांतर 15 सेंटीमीटर होता है, बिल्कुल सही। अब अवरोही वृद्धांतर करीब 30 का होता है और अनुप्रस्थ वृद्धांतर 50 का होता है, सिग्माकार 40 का। तो बाकी सही है दोस्तों। अवरोही वृद्धांतर जो है वो 30 का न होकर 25 सेंटीमीटर का होता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी ग्रंथियां भोजन के पाचन में उपयोगी नहीं है? मतलब दोस्तों जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें कौन सी ग्रंथि नहीं आती? लार आती है, यकृत आती है, ग्नास्य आती है, लेकिन थाइमस, थायराइड ग्रंथि नहीं आती है। नेक्स्ट है, शरीर में किसी कारणवश लगातार शर्करा ग्लाइकोजन में बदलती जा रही है, जिससे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा में कमी हो जाती है। शरीर में ग्लूकोज की मात्रा की पूर्ति कौन करता है? तो ग्लूकेगॉन करता है दोस्तों। वैसे शर्करा का नियंत्रण इंसुलिन और ग्लूकोज दोनों करते हैं, लेकिन ग्लूकोज की मात्रा की पूर्ति ग्लूकेगॉन के द्वारा की जाती है, क्योंकि इंसुलिन का काम तो होता है शर्करा को किस में कन्वर्ट करना? ग्लाइकोजन में। नेक्स्ट है दोस्तों, क्वेश्चन स्क्रीन पे आप देखेंगे 78 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं दोस्तों हम। निम्न में से कौन से एंजाइम अमाशय में पाए जाते हैं? तो अमाशय में दोस्तों रेनिन, पेप्सिन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होते हैं। तीनों एंजाइम आपको ध्यान रखने हैं, रेनिन, पेप्सिन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। प्रत्येक जबड़े में दांतों की व्यवस्था के तहत अगर चौड़नक दांतों की संख्या कितनी होती है? तो अगर चौड़नक दांत होते हैं दोस्तों 4 से 5। ये एक स्ट्रक्चर है दोस्तों जो आपको ध्यान रखनी है अच्छी तरह से। ये दांतों की एक ये स्ट्रक्चर होती है, एक ये होती है। 8 दांत इधर होते हैं दोस्तों, 8 इधर होते हैं। जो पहले 1 नंबर और 2 नंबर दांत है इसको हम कृंतक के नाम से जानते हैं दोस्तों। और जो 3 नंबर दांत होता है इसको दोस्तों रदनक के नाम से जानते हैं। और दोस्तों जो 4 और 5 होते हैं इसको अगर चौड़नक के नाम से जानते हैं। और 6, 7, 8 होते हैं दोस्तों उसको चौड़नक के नाम से जानते हैं। तो 8 दोस्तों ये वाले हो गए, 8 दोस्तों ये वाले हो गए और 8 ही दोस्तों ये वाले हो गए। तो टोटल 16 हो जाएंगे। 16 ये, 16 ऊपर वाले 32। पाचन तंत्र के निम्न भागों में किस में व्यास अधिक होता है? चौड़ाई किसकी अधिक होती है? बड़ी आंत की। और लंबाई पूछे तो छोटी आंत की। लार ग्रंथि द्वारा स्रावित रस का पीएच मान कितना होता है? तो लार ग्रंथि द्वारा स्रावित रस के पीएच का मान 6.8 होता है दोस्तों, 6 से 8 होता है। नेक्स्ट है, जठर ग्रंथियों से स्रावित जठर रस भोजन को अम्लीय बना देता है। कौन सी ग्रंथियां HCl स्रावित करती है? तो दोस्तों ये सभी जठर ग्रंथियों के भाग है, चाहे श्लेष्मिक ग्रीवा की बात करें, चाहे पेराटाइल कोशिका की बात करें, चाहे प्रधान कोशिका की बात करें, ये सभी किसके भाग हैं? जठर ग्रंथियों के भाग। लेकिन यहाँ पर HCl का स्रावित करती है पेराटाइल कोशिका। नेक्स्ट है दोस्तों, यकृत ग्रंथि के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, बिल्कुल। पुरुषों की यकृत का वजन महिला के यकृत से कम होता है, ये गलत है। यकृत हेपेरिन का स्रावन करती है, ठीक है। यकृत द्वारा ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया होती है, ये ठीक है। लेकिन 2 नंबर गलत है दोस्तों। पुरुषों की यकृत का वजन महिला के यकृत से अधिक होता है, कम नहीं होता। तो केवल 2 गलत है। नेक्स्ट है, सबसे पहले उन्नत सूक्ष्मदर्शी की सहायता से तालाब में जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिका का पता किसने लगाया? तो दोस्तों 184 नंबर क्वेश्चन पर हम आ चुके हैं। तो सबसे पहले इसका पता लगाया था ल्यूवेनहोक ने 1674 में। और दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ पे एक नाम आया है रॉबर्ट हुक। इसने क्या किया था?
सुना सुना नाम लगता होगा दोस्तों। 1665 ईस्वी में इस रॉबर्ट हुक ने मर्त कोशिका का अध्ययन किया था, उसकी खोज की थी। दोस्तों एक सुना सुना नाम ये भी लगता होगा रॉबर्ट ब्राउन, इसने 1831 ईस्वी में केंद्रक की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो दोस्तों शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी होती है? पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। और जबकि पेप्टाडाइग्लाइकोकेंस, ये कोशिका भित्ति किसकी होती है दोस्तों? ये जीवाणु की कोशिका भित्ति होती है। ग्लूकोसेमिन ये कवक की कोशिका भित्ति होती है। और सेलुलोज दोस्तों ये पादप की कोशिका भित्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी हम इस वीडियो को समाप्त करने वाले हैं क्योंकि 186 में क्वेश्चन पर हम पहुंच चुके हैं। निम्न में से कौन सा कोशिकांग कोशिका विभाजन के समय कोशिका की प्लेट बनाने का कार्य करता है? तो ये दोस्तों गोल्जी उपकरण करता है। 1898 में कैमिलो गोल्जी द्वारा इसकी खोज की गई थी। दोस्तों इसी गोल्जी उपकरण को यातायात संकेतक के नाम से भी जानते हैं, ट्रैफिक इंडिकेटर के नाम से भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे 187 नंबर क्वेश्चन पर हम पहुंच चुके हैं। कौन सा कोशिकांग से निकली एस्ट्रल किरणें गुणसूत्र से जुड़कर उसको अपनी ओर खींचती है, जिससे गुणसूत्र विभाजित होकर दो भागों में बंट जाते हैं। ये काम कौन करता है दोस्तों? तो ये काम करता है तारकाए। और तारकाए की खोज किसने की दोस्तों? टी बोवेरी ने। टी कितनी बार आया? 3 बार। तो 1888 1888 में दोस्तों इसकी खोज हुई थी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से कोशिकांग अपने 70S प्रकार के राइबोसोम एवं डीएनए रखते हैं और ये अपना कुछ प्रोटीन स्वयं बना सकते हैं? तो ये माइटोकांड्रिया और लवक में होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 क्वेश्चन नंबर पर हम पहुंच चुके हैं। निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? माइटोकांड्रिया की खोज रिचर्ड अल्टमैन ने की? बिल्कुल। चिकनी अंत्यद्रव्य जालिका पर राइबोसोम होता है? देखेंगे। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं? बिल्कुल। गाजर में कैरोटीनॉइड लवक होता है? बिल्कुल। लेकिन राइबोसोम जरूर होते हैं, लेकिन चिकनी पे नहीं, खुरदरी अंत्यद्रव्य जालिका पर पाए जाते हैं। दोस्तों आज के लास्ट क्वेश्चन पर हम पहुंच चुके हैं। तो सभी से यही है कि एक बार इसको दोबारा से देखें वीडियो को, क्योंकि 2-3 बार अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आने वाले जो भी भर्ती परीक्षाएं हैं 2024 की, चाहे आप सेंटर की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, जहां भी साइंस का पोर्शन और बायोलॉजी में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बायोलॉजी के ये जो 190 मतलब 200 के आसपास क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन अपन अगर 2-3 बार कर लेते हैं तो भर्ती परीक्षा में आपको यहाँ से सीधे क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों। चाहे आप पेपर में आके मिलान कर लेना इस वीडियो के साथ दोबारा से। तो जरूर 1-2 बार देखें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करते रहें ताकि सभी को इसका फायदा हो। लास्ट क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं दोस्तों, और चैनल पर पहली बार अगर जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के प्रेस को नोट करना ना भूलें। 190वां क्वेश्चन है, जंतु कोशिका और पादप कोशिका में डिफरेंस आपको बताना है कि कौन से सही हैं। पहला ऑप्शन है, जंतु कोशिका में पादप भित्ति नहीं है। बिल्कुल, जंतु कोशिका में पादप भित्ति नहीं होती, तो किस में होती है? पादप कोशिका में होती है। पादप कोशिका में अंत्यद्रव्य जालिका दूर दूर होती है। बिल्कुल करेक्ट। नजदीक किस में होती है? जंतु कोशिका में। पादप कोशिका में लाइसोसोम नहीं पाए जाते। लाइसोसोम किस में पाए जाते हैं? जंतु कोशिका में। जंतु कोशिका में रिक्तिका छोटी होती है और संख्या में अधिक होती है। बिल्कुल। और बड़ी किस में होती है? पादप कोशिका में रिक्तिका बड़ी होती है। सभी कथन क्या है दोस्तों? सही है। तो ठीक है दोस्तों, आज के सेशन को यहाँ पे विराम देते हैं। 2 वीडियो के अंदर मैंने इसको मिक्स करके टोटल आपके सामने एक मैराथन क्लास का आयोजन किया है। आज संडे है और आपके पास टाइम भी है, पूरा वीडियो को जरूर देखें और लगातार किसी प्रकार की कोई वॉइस क्वालिटी में या स्क्रीन पर पूरा क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा हो या फिर थोड़ा जल्दी में क्वेश्चन कराए हो, किसी प्रकार की कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं आप, ताकि आगे वाली वीडियो में हम आपकी समस्या की तरफ ध्यान रखते हुए वीडियो अपलोड करें। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ और लगातार चैनल पर विजिट करते रहें। पहली बार जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब और बेल प्रेस को नोट कर लें और अपने तमाम दोस्तों को सजेशन करें, इस यूट्यूब चैनल के द्वारा शेयर करें उनके साथ, ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हो सके। क्योंकि ये किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं,
देख सकते हैं, चाहे आरपीएफ एसआई की तैयारी कर रहे हैं, कांस्टेबल की, राजस्थान पटवा, राजस्थान वीडियो, राजस्थान महिला सुपरवाइजर, राजस्थान पशु परिचर भर्ती परीक्षा, स्कूल व्याख्याता, राजस्थान पुलिस, एसएससी प्लस टू, रेलवे, एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस, सीजीएल, किसी की भी तैयारी कर रहे हैं। ये टॉपिक शुरुआत में मैंने आपको बताया था, वुमेन डाइजेस्टिव सिस्टम, वुमेन रेस्पिरेटरी सिस्टम, वुमेन सर्कुलेटरी सिस्टम, वुमेन एक्सक्रीटरी सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, इन सभी पर जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो क्वेश्चन आपके सामने इस वीडियो में रखे हैं दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।